रेजांगला के वीरों की कहानी आपको पता ही होगी। उम्मीद करता हूँ आपने हमारी पिछली वीडियो देख ली होगी, जिसमें हमने रेजांगला के बारे में विस्तार से बताया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे यादव विजन चैनल को खोलकर ऊपर आई बटन क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें 120 में से 114 जवानों की कुर्बानी की कहानी सुनाई। अहीरों का बलिदान सिर्फ रेजांगला तक ही सीमित नहीं है, चाहे वह कारगिल युद्ध हो या वर्ल्ड वॉर 2। अहीरों का योगदान अद्वितीय है। अहीर जो अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध है, उनका भारतीय सेना में योगदान ऐतिहासिक रहा है। प्राचीन युद्धों से लेकर आधुनिक संघर्षों तक अहीर सैनिकों ने हमेशा देश की रक्षा की। रेजांगला के वीर अहीर जवानों के बलिदान को सम्मानित करने के लिए अहीर रेजिमेंट की मांग उठती रही है। यह केवल एक रेजिमेंट ही नहीं, बल्कि उन वीरों की शहादत और वीरता और देशभक्ति है। हम यादव परिवार मिलकर उन सभी वीरों को शत शत नमन करते हैं। आज मैं आपके सामने उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूँ। भारतीय सेना में अब तक अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं बनाई गई, रेजिमेंट का इतिहास क्या है और स्वतंत्रता से पहले या बाद में इसका गठन क्यों नहीं हुआ। भारतीय सेना में आज लगभग 15 से 16% अहीर समुदाय के लोग। देश की जनसंख्या में अहीर समुदाय की हिस्सेदारी 23 से 24% के करीब है। फिर भी अहीर रेजिमेंट के गठन पर लंबे समय से सवाल उठते रहे। समय समय पर अहीर रेजिमेंट की मांग होती रही है। इस मुद्दे को समझने के लिए हमें 1608 में वापस जाना होगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। यह कंपनी यहाँ व्यापार के उद्देश्य से आई, लेकिन इसके पीछे भारत के आर्थिक शोषण की योजना थी। प्रारंभ में वे केवल व्यापार तक ही सीमित रहे, लेकिन धीरे धीरे उनकी साम्राज्यवादी नीतियों को अपनाना आवश्यक हो गया। इस साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के तहत उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि भारत में शासन कैसे किया जाए। इसके लिए उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय लोगों को अपनी सेना में शामिल करना शुरू किया। उन्होंने स्थानीय आबादी को भर्ती कर अपने सैनिक दस्तों का गठन किया। इस प्रक्रिया के बाद उन्होंने आर्थिक शोषण किया, बल्कि अपने सैन्य ढांचे को भी मजबूत किया। 1750 से 1850 के बीच उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में 8 रेजिमेंट का गठन किया। दक्षिण में मद्रास रेजिमेंट, मध्य क्षेत्र व अन्य रेजिमेंट का निर्माण। इसके जरिए वे अपने शासन और सैन्य नियंत्रण को और अधिक सुदृढ़ बनाने में सफल हुए। मराठा रेजिमेंट पश्चिम में, राजपूत और राजपुताना राइफल, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट उत्तर में, कुमायूं रेजिमेंट और पूर्व में असम रेजिमेंट का गठन। असम रेजिमेंट का गठन अंग्रेजों ने किया था। उस समय ब्रिटिश इंडिया में अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं किया गया। जब यह सवाल उठाया गया कि अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं बनाई गई, तो अंग्रेजों ने जवाब दिया, तुलाराम जी, पिछले 100 वर्षों से हमने सिर्फ 8 रेजिमेंट का गठन किया है। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम अहीर रेजिमेंट भी बना देंगे। लेकिन तुलाराम जी जानते थे कि अंग्रेजों की असली संख्या क्या थी। उन्होंने समझ लिया था कि अंग्रेज अहीरों की वीरता और संगठन क्षमता से भयभीत थे। भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट के इतिहास को जानने की आवश्यकता आज भी बनी हुई है, ताकि इस वीर समुदाय के योगदान को उचित मान्यता मिल सके। स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद अहीरों का क्या योगदान, अहीर रेजिमेंट क्यों बननी चाहिए, चलिए पूरे विस्तार से सुनते हैं ब्रिगेडियर प्रदीप यदु जी से। साथियों, जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर प्रदीप यदु, रायपुर, छत्तीसगढ़। आज आपके सामने इस मुद्दे पे बात करूंगा कि भारतीय सेना में आज तक अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं बनी, अहीर रेजिमेंट का इतिहास क्या है, किन कारणों से या तो स्वतंत्रता के पहले या स्वतंत्रता के बाद इसका गठन क्यों नहीं किया गया। आज भारतीय सेना में 15 से 16% अहीर हैं। देश की जनसंख्या के 23 से 24% अहीर हैं। और जैसा कुछ प्रश्न मेरे जो जहन में हैं, उनके माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी, तो मैं आज आपसे इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि जानने के लिए हमको 1608 में जाना पड़ेगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी, वो अपने व्यापार के लिए आई थी, भारत के आर्थिक शोषण के लिए आई थी। लेकिन जब धीरे धीरे उनकी साम्राज्यवादी जो नीति थी, जब उसको अपनाना उनको जरूरी पड़ा, तब उन्होंने सोचा कि हम भारत में शासन कैसे करेंगे। और इस शासन करने हेतु उन्होंने तत्कालीन भारत के अलग अलग क्षेत्रों में
उन क्षेत्रीय आवाम के लोगों को भर्ती कर उनके सैनिक दस्ते बनाने शुरू किए और उन्होंने आर्थिक शोषण के साथ साथ 1750 से 1850 के बीच 8 रेजिमेंट का गठन किया। दक्षिण में मद्रास रेजिमेंट, मध्य में मराठा रेजिमेंट, पश्चिम में राजपूत और राजपूताना राइफल, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, उत्तर में कुमाऊं और पूर्व में गुरखा रेजिमेंट का उन्होंने गठन किया, लेकिन अहीर रेजिमेंट नहीं बनाई। 1850 में जब ये 8 रेजिमेंट बन गई, उस समय जो सबसे शक्तिशाली अहीर रियासत थी वो हरियाणा रेवाड़ी में थी और उसके शासक थे राव तुलाराम। और उस समय ब्रिटिश इंडिया आर्मी में जो भारतीय सैनिक थे उसमें अहीरों की संख्या भी बहुत थी। तब तुलाराम ने अंग्रेजों से कहा कि आप अहीर रेजिमेंट भी बनाइए। तब अहीर रेजिमेंट ना बनाने के कारण अंग्रेजों ने क्या बताया कि देखिए तुलाराम जी, 100 साल में हमने सिर्फ 8 रेजिमेंट बनाई हैं, आप थोड़ा धैर्य रखिए, हम अहीर रेजिमेंट भी बना देंगे। लेकिन तुलाराम जी को पता था कि अंग्रेजों की शंका क्या है और उन्होंने अहीर रेजिमेंट नहीं बनाई। तो भारतीय सेना में जो अहीर रेजिमेंट का इतिहास है, किस तरीके से जातिगत और क्षेत्रगत रेजिमेंट शाही हैं, ये उसकी पृष्ठभूमि है। देखिए, इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमको सन 1857 में जाना पड़ेगा, जब स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, जिसे हम गदर की लड़ाई कहते हैं, शुरू हुई थी। ये मई 1857 में गदर की शुरुआत हुई थी मेरठ से। उस समय जो मेरठ का ब्रिटिश इंडियन आर्मी का गारिसन था, वहां पर तकरीबन 2500 अंग्रेज सैनिक थे और उतने ही ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भारतीय सैनिक थे। मतलब उस समय ये अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा सैनिक का छावनी थी। उस समय मेरठ के जो कोतवाल थे, उनका नाम था धन सिंह गुजर, और जो उनके साथ दूसरे नायब कोतवाल थे, उनका नाम था राव गोपाल यादव। और राव गोपाल राव यादव कहाँ के थे? ये रेवाड़ी के थे। और राव तुलाराम जो रेवाड़ी के रियासतदार थे, उनके छोटे भाई थे। इन दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सेना के साथ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और धीरे धीरे ये पूरी विद्रोह की आग पूरे देश में फैल गई। और आपको बताना चाहूंगा कि ये विद्रोह नवंबर 1858, मतलब 1.5 साल के बाद इसको अंग्रेजों ने कुचल दिया। और इन 1.5 सालों में 6000 अंग्रेज सैनिक मारे गए थे और इसके साथ ही करीब 8 लाख भारतीयों का कत्लेआम किया गया था, जिसमें बहुत सी संख्या में भारतीय सैनिक थे और जिसमें करीब 20 से 25% जो भारतीय सैनिक मारे गए थे वो अहीर थे। जब 1858 में गदर को कुचल दिया गया, उसके बाद अंग्रेजों ने समीक्षा की कि ये आखिर विद्रोह हुआ कैसे, क्यों हुआ। और उस समीक्षा में उन्होंने पाया कि इस गदर के जो सूत्रधार थे वो 3 लोग थे। एक तो रेवाड़ी के राव तुलाराम यादव, दूसरे मेरठ के कोतवाल धन सिंह गुजर और तीसरे राव गोपाल यादव। और 1858 के बाद उन्होंने रेवाड़ी की रियासत पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों ने समीक्षा के बाद उनको पता लगा कि जो अहीर है ये एक बागी कौम है। जबकि अहीर अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अंग्रेजों को वो स्वतंत्रता की लड़ाई, उनकी देशभक्ति एक बागी के तौर पर नजर आ रही थी। और जब ये हो गया, अंग्रेजों ने अहीर रेजिमेंट के जो बनाने का कारण था, ये सबसे बड़ा कारण था कि अहीरों को बागी कौम करार दे दिया गया।
1857 के बाद अंग्रेजों ने राव तुलाराम की रेवाड़ी की रियासत पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 20 साल के बाद अंग्रेजों ने रेवाड़ी की रियासत तुलाराम के पुत्र, क्योंकि उस समय तुलाराम जी की मृत्यु हो गई थी, रेवाड़ी की रियासत को उनके पुत्र युधिष्ठिर राव यादव को 1877 में वापस किया गया। और अंग्रेजों ने राव युधिष्ठिर यादव से पूछा कि युधिष्ठिर जी, आप बताइए, आप तहसीलदार बनना चाहते हैं या आप सेनापति बनना चाहते हैं? तो युधिष्ठिर राव यादव ने कहा कि मैं सेनापति बनना चाहता हूं। तो अंग्रेजों ने उनसे कहा कि ठीक है, आप अहीर रिसाला खड़ा करिए, आपको हम अहीर रेजिमेंट का सेनापति बनाएंगे और अहीर रेजिमेंट भी बनाएंगे। अब देखिए, 1877 में जब रेवाड़ी की रियासत वापस की गई अंग्रेजों द्वारा, उसी साल 1877 में अंग्रेजों ने डोगरा रेजिमेंट खड़ी कर दी और युधिष्ठिर यादव अपना रिसाला खड़ा करते गए। समय बीतता गया और उस समय अंग्रेजों को पता था कि जिस तरह से विश्व में स्थितियां बन रही है, विश्व युद्ध होना जरूरी लगता है। इसीलिए उन्होंने युधिष्ठिर यादव से कहा कि आप अहीर रिसाला खड़ा करिए, क्योंकि अंग्रेजों को पता था अहीर वीर सैनिक हैं और विश्व युद्ध में अहीरों की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने अहीरों की भर्ती फिर शुरू करी, लेकिन जो अहीरों की भर्ती अंग्रेजों ने शुरू करी वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ना करके उन्होंने हैदराबाद की सेना में उनकी भर्ती करी और राव युधिष्ठिर से कहा कि देखिए, विश्व युद्ध होने वाला है और अगर विश्व युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है तो हम आपको वादा करते हैं कि ना सिर्फ हम अहीर रेजिमेंट बनाएंगे, बल्कि हम भारत की स्वतंत्रता के लिए भी अंग्रेज महारानी के पास पैरवी करेंगे। तो युधिष्ठिर सिंह ने अंग्रेजों के इस झूठे वादे को एक तरीके से सच्चा मानकर उन्होंने अहीरों की भर्ती शुरू करी, जो हैदराबाद की सेना में भर्ती होते गए। अब 1914 से 18 तक विश्व युद्ध एक शुरू हुआ। इसमें तकरीबन पहले सिर्फ 2 लाख सैनिक थे, वो धीरे बढ़ते बढ़ते करीब 4 से 5 लाख भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया और पहले विश्व युद्ध में 74,000 भारतीय सैनिक शहीद हुए, जिसमें 7,500 से ज्यादा अहीर सैनिक थे। जब विश्व युद्ध खत्म हो गया, अंग्रेजों की जीत हो गई, लेकिन उन्होंने ना स्वतंत्रता की बात करी भारत की और ना ही अहीर रेजिमेंट की बात करी। जब विश्व युद्ध खत्म हो गया, तब उन्होंने बड़ी चालाकी से अंग्रेजों ने 19 हैदराबाद रेजिमेंट खड़ी करी और 19 हैदराबाद रेजिमेंट में 33% जाट, 33% कुमाऊनी और 33% अहीरों को उस रेजिमेंट में मर्ज किया। विश्व युद्ध खत्म हो गया पहला, लेकिन अहीर रेजिमेंट नहीं बनी। अब जब अहीर रेजिमेंट के वादे से अंग्रेज मुकर गए, तब पूरे देश के यादवों ने यह बीड़ा उठाया कि इस रेजिमेंट का गठन होना चाहिए। इसीलिए 17 अप्रैल 1924 को अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का गठन हुआ और इस यादव महासभा ने अहीर रेजिमेंट बनाने के लिए एक कमेटी को गठित किया और उस कमेटी की जो अगुवाई थी वो राव युधिष्ठिर के पुत्र, जो रेवाड़ी के थे, उनके पुत्र राव बलवीर सिंह को उस कमेटी का लीडर बनाया गया और उस कमेटी ने अगले 10-15 सालों में, जो उस समय ब्रिटिश वाइसरॉय भारत में थे, चाहे वो लॉर्ड रीडिंग रहे या लॉर्ड इरविन रहे या लॉर्ड विलिंगटन रहे, इन सब से कई बार मीटिंग करके अहीर रेजिमेंट का मुद्दा उठाया
और आपको यह बताना चाहूंगा कि 1936 में लॉर्ड विलिंगडन, इन्होंने अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा और राव बलबीर सिंह और इस कमेटी को बताया कि देखिए, विश्व युद्ध 2 अब कभी भी शुरू हो सकता है और ये हमारा वादा है कि जैसे ही विश्व युद्ध खत्म होगा हम अहीर रेजिमेंट बिल्कुल बनाएंगे। ये हमारा 100% आपको वादा है। अब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और ये 6 साल चला, 1945 में खत्म हुआ। इस युद्ध में तकरीबन 8 से 10 लाख भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 20 से 25% अहीर सैनिक थे और दूसरे विश्व युद्ध में तकरीबन 88,000 इंडियन ट्रूप्स को शहादत मिली थी और उसमें 10,000 से ज्यादा अहीर सैनिक थे। विश्व युद्ध खत्म हुआ। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने सिर्फ 18 भारतीयों को, जो उस समय वीरता के सर्वोत्तम पुरस्कार होते थे, जिसमें विक्टोरिया क्रॉस और जॉर्ज क्रॉस थे, सिर्फ 18 भारतीयों को दिए थे। और मैं आपको गर्व के साथ बताना चाहता हूं कि इन 18 भारतीयों में 3 जो भारतीय थे वो अहीर थे, जिनको विक्टोरिया क्रॉस और जॉर्ज क्रॉस से अंग्रेजों ने नवाजा गया। मतलब जो सर्वोत्तम वीरता पुरस्कार पाने वालों में 18% जो सैनिक थे वो अहीर थे। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक और मोड़ आया। 1942-43 में जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भारतीय सैनिक थे, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना को ज्वाइन कर लिया और तकरीबन 40,000 सैनिकों ने आजाद हिंद सेना को ज्वाइन किया और इसमें 11 से 12,000 अहीर सैनिक थे। जब ये अहीर सुभाष चंद्र बोस की सेना में चले गए और आजाद हिंद सेना अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी, जर्मनी के साथ, जापान के साथ और इटली के साथ मिलकर, तब अंग्रेजों को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी एक मौका मिला कि ये जो अहीर कौम है ये बागी कौम है। एक बार फिर जो अहीर लड़ रहे थे वो आजाद हिंद सेना के तरफ से हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अंग्रेजों को एक बार फिर मौका मिला और उन्होंने अहीरों को बागी कौम करार कर दिया। अब 1945 में युद्ध खत्म हुआ, तब अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने जो 19 हैदराबाद रेजिमेंट बनी थी, जिसका 1922 में गठन किया गया था, उस रेजिमेंट को उन्होंने तोड़ दिया और तोड़ने के बाद जो 33% जाट थे वो जाट रेजिमेंट में चले गए, 33% जो कुमाऊनी थे वो कुमाऊं रेजिमेंट में चले गए, लेकिन 33% जो अहीर थे उनका क्या हुआ? अगर अंग्रेज चाहते तो उस समय हैदराबाद रेजिमेंट का नाम बदलकर अहीर रेजिमेंट रख सकते थे ताकि अहीर अपनी रेजिमेंट में रहें, लेकिन क्योंकि अहीर बागी कौम का दर्जा था उनके पास, अंग्रेजों ने उन 33% अहीरों को कुमाऊं रेजिमेंट के साथ भेज दिया। तो इस कारण से पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बाद अहीर रेजिमेंट नहीं बन सकी। यह बहुत ही अहम सवाल है। जब सरकार बन गई तो अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा ने फिर कहा कि अब आप अहीर रेजिमेंट बनाइए। अब देखिए अब यहां पे क्या होता है। जैसा मैंने कहा, अहीर कुमाऊं रेजिमेंट का हिस्सा थे और उस समय उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण राज्य था, उसके मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय गोविंद बल्लभ पंत।
और गोविंद बल्लभ कहाँ के थे? वो कुमाऊं के रहने वाले थे। अब वो नहीं चाहते थे कि अहीर कुमाऊं रेजिमेंट से अलग हो, क्योंकि अगर आपके पास एक शक्तिशाली आपका दोस्त है तो आप नहीं चाहेंगे कि वो दोस्त आपसे अलग हो। अहीर सैनिक स्वतंत्रता के बाद भी उनकी वीरता में कमी नहीं आई। चाहे 48 की लड़ाई हो, जब हमें परमवीर चक्र मिला, 1962 की लड़ाई में जो फेमस, वर्ल्ड फेमस सबसे भयानक लड़ाई रेजांगला की, उसमें अहीरों को परमवीर चक्र मिले, 8 वीर चक्र मिले। उसके बाद 1967 में नाथुला में कर्नल राय सिंह यादव को महावीर चक्र मिला। 1971 में हमें महावीर चक्र, वीर चक्र मिले। और कारगिल की लड़ाई 1999 में 499 शहीद सैनिकों में 90 अहीर थे, जिनको परमवीर चक्र मिला, वीर चक्र मिले। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल आता 1967, जब नाथुला में अहीरों ने एक बार फिर अपना जौहर दिखाया। उस समय तत्कालीन जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे वो थे सरदार स्वर्ण सिंह, और सरदार स्वर्ण सिंह अहीरों की वीरता के कायल थे। उनसे दिल्ली में सप्रू हाउस में 25 अहीरों की जो टीम थी, जो स्वर्गीय दीपचंद और राव वीरेंद्र सिंह की अगुवाई में उनसे सप्रू हाउस में मिली, और सरदार स्वर्ण सिंह ने कहा कि आप मेरे ऑफिस में कल आइए, हम अहीर रेजिमेंट की प्रस्तावना में बिल्कुल गंभीरता से विचार करेंगे। लेकिन अगले दिन क्या हुआ? तत्कालीन कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे कामराज, उन्होंने आजमगढ़ के सांसद को बुलाया और उनसे कहा कि देखिए, अगर कल सरदार स्वर्ण सिंह अहीर रेजिमेंट की घोषणा कर देंगे तो इससे फायदा राव वीरेंद्र सिंह की पार्टी को होगा, राजनीतिक पार्टी को। और इस तरीके से 1967 में जो राव वीरेंद्र सिंह, स्वर्गीय दीपचंद यादव और जो 25 यादव की अगुवाई में जो डेलीगेशन गया था, उनका अहीर रेजिमेंट बनते बनते रह गई, क्योंकि राजनेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपनी सत्ता के चलते अहीर रेजिमेंट को उन्होंने एक बार फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया। देखिए, क्या भारतीय सैनिकों का, अहीरों का 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों की खिलाफत करना, क्या यह देशद्रोही का काम था? नहीं। क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आजाद हिंद सेना के साथ अहीरों का जाना क्या देश विरोधियों का काम था? नहीं। यादवों को यादवों के खिलाफ पद देकर, जागीर देकर अंग्रेजों द्वारा खड़ा करना, क्या यह सही था? स्वतंत्रता के बाद जो नेताओं ने अपने अपने राजनीतिक सत्ता के चलते, अपने अपने वर्चस्व के चलते यादवों को अलग अलग खेमों में बांट दिया, क्या यह सही था? और जैसा मैंने कहा, रेजांगला में जो सैनिक थे, इन्होंने लेह को बचाया चीनियों से, जो -35 डिग्री में लड़ाई कर रहे थे। उनके पास विंटर क्लोथिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक रात में 114 की शहादत देके 1300 से ज्यादा चीनियों को मारा। क्या देशद्रोही का काम है? आज देश की 22 से 24% जो जनसंख्या है अहीरों की है, 15 से 16% अहीर भारतीय सेना में है, और हमेशा अहीरों की वीरता में कभी कोई उंगली नहीं उठी। और आज अहीरों के पास विक्टोरिया क्रॉस, जॉर्ज क्रॉस, मिलिट्री क्रॉस, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, सभी चक्र हैं। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि भारत में सिर्फ 2 महिला हैं जिनको अशोक चक्र मरणोपरांत मिला है, और इन 2 महिलाओं में एक महिला अहीर है जिसका नाम है कांस्टेबल कमलेश यादव। जब अहीरों का ये इतिहास रहा है, उनकी वीरता का, उनके शौर्य का, उनकी जनसंख्या का, तब अहीर रेजिमेंट नहीं बनी,
अब आप बताइए कि अहीर रेजिमेंट ना बनने का जिम्मेदार कौन है? क्या अहीर है? क्या उनकी वीरता है उनके खिलाफ है? आप बताइए, आपको खुद इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ये बहुत अहम प्रश्न है, क्योंकि अहीर रेजिमेंट में अहीर नाम आया है तो लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है कि जातिवाद को बढ़ावा देगा। जैसा मैंने कहा, भारत में इतनी सारी रेजिमेंट हैं, चाहे सिख हो, सिखलाई हो, जाट हो, पंजाब हो, कुमाऊं हो, डोगरा हो, गढ़वाल हो, मद्रास हो, बिहार हो, नागा हो, असम हो। क्या कभी आपने इन जातिगत और क्षेत्रगत रेजिमेंट में कभी आपने जाति के बीच में भेदभाव देखा है? नहीं। एक जाति का सैनिक दूसरी रेजिमेंट में काम करता है। कभी सेना में जातिवाद की बात नहीं होती। और आपको यह भी बताना चाहूंगा कि सेना ही पूरे देश का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सर्वधर्म स्थल, जहां पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सभी एक ही परिसर में होते हैं। जब अगर हमारे पंडित जी छुट्टी चले गए तो मौलवी ओम जय जगदीश हरि की आरती करता है। जब गुरुद्वारा साहब के ज्ञानी जी छुट्टी चले गए तब पादरी वहां पे अरदास करते हैं। ये फौज का एक धर्म, बिना जाति के अनेकता में एकता, इसमें जातिवाद का तो कोई प्रश्न ही नहीं आता। लेकिन ये जो राजनेता हैं, जिनको सिर्फ एक मुद्दा बनाना है, क्योंकि अहीर रेजिमेंट की मांग में अहीर शब्द आया है, तो वो भ्रम फैला रहे हैं कि ये जातिवाद को बढ़ावा देगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जिस प्रकार अहीर सैनिक दूसरी रेजिमेंट में कार्यरत हैं, उसी तरीके से अहीर रेजिमेंट बनने के बाद न सिर्फ अहीर बल्कि दूसरी जातियों के युवा भी सेना में आके अपनी सेवा दे सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि अहीर रेजिमेंट में सिर्फ अहीर होंगे। ये जो जातिवाद की बात है, ये सरासर झूठ है। और अहीर रेजिमेंट बनने से देश के सभी युवाओं को, चाहे वो अहीर हो या किसी अन्य जाति का हो, उनको सबको मौका मिलेगा कि भारत की सेना में वो अपनी सेवा दे सके। तो ये तो जातिवाद है। ये सिर्फ एक युवाओं को, देश की जनता को गुमराह करने का एक टूल है, ये मैं कहना चाहता हूं। देखिए, अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा पिछले 100 वर्षों से अहीर रेजिमेंट का मुद्दा उठाती रही है, इसके लिए लड़ती रही है। और अब ये मिशन अहीर रेजिमेंट एक राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के अलावा भी जो दूसरे यादव संगठन है, ये भी अहीर रेजिमेंट की मांग उठाते रहे हैं, लेकिन कभी ये साथ में नहीं आ पाए। इसीलिए जो अब मिशन अहीर रेजिमेंट, इस मुहिम को जो अभी चलाया जा रहा है, इसमें सबसे पहला हमारा जो स्टेप था कि रेजांगला से हम 114 अहीरों के लहू से सनी मिट्टी, पवित्र मिट्टी लाएं और देश के हर कोने में पहुंचाएं। वो हमने 2 अक्टूबर 2022 को हमने उस पवित्र माटी का कलश लाया है। 29 अक्टूबर को दिल्ली में एक कार्यक्रम है जिसमें यह पवित्र माटी पूरे देश में दी जाएगी। मैं आपके माध्यम से यह संदेश देना चाहूंगा कि देखिए, हमें एक होना पड़ेगा। अहीर रेजिमेंट का मुद्दा किसी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है, ये किसी खास विचारधारा का मुद्दा नहीं है, ये किसी खास यादव संगठन का मुद्दा नहीं है, ये अहीरों का मुद्दा है, ये पूरे यादव समाज का मुद्दा है।
इसीलिए इसको सामाजिक मुद्दे के चश्मे से आपको देखना पड़ेगा, ना कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी या अपने संगठन के चश्मे से। जब आप अहीर रेजिमेंट को एक सामाजिक मुद्दे की तरह देखेंगे तो आपको हर चीज स्पष्ट नजर आएगी। ये 5 उंगलियां हैं, इसको कोई भी आके तोड़ सकता है। आपको और मुझे इन 5 उंगलियों को बुना के मुट्ठी बनाना पड़ेगा, और इस मुट्ठी को अंग्रेजी में कहते हैं FIST, फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है फोर्सफुल, इंटीग्रेटेड, स्पिरिटेड टीम। जब हम एक ताकतवर, ऊर्जावान टीम बन जाएंगे, हमारी बात को सरकार को सुनना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा, जो देश के युवा हैं, आप भ्रमित मत होइए। अहीर रेजिमेंट कोई जातिवाद का बढ़ावा नहीं दे रहा है। यह अहीर रेजिमेंट पूरे देश के युवाओं के लिए है। अन्य जातियों के युवा भी सेना में आ सकते हैं। ये मैं आपको संदेश देना चाहता हूं। एक बनिए, उस पवित्र माटी की शपथ लीजिए और ये प्रण करिए कि आप उस समय तक चुपचाप नहीं बैठेंगे जब तक भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं हो जाता। ये मैं देश के युवाओं से और पूरे देश की जनता को यह मैं संदेश देना चाहता हूं।